5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और अब तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि अब भारत में ऑपोजिशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक लास्ट उम्मीद जो बंगाल में दिख रही थी, ममता बनर्जी, वो भी वहां पर बुरी तरीके से हार गई हैं। तो आज हम बात करेंगे बंगाल पर, खासकर बंगाल के जिस तरीके के नतीजे आए हैं और जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी की इतनी बुरी हार कैसे संभव हो पाई है। तो सोचिए, इसके अलावा क्या ममता बनर्जी ने अपनी हार कबूल कर ली है? क्या वो इस मैंडेट को मान लेंगी, या जिस तरीके से कल हिंसा की तस्वीरें सामने आई है उसका क्या जवाब देंगी? उसके लिए आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और सोचिए, राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या और दूसरे लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये एक पार्टी और पार्टी की राजनीति से बढ़कर सवाल है। ये देश का सवाल है कि आखिर कैसे बंगाल में और असम में मैंडेट को चुराया गया है। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। वहीं केजरीवाल ने भी कहा है कि सोचिए, जब मोदी जी की लहर थी 2015 में, 21 में, तब जो है बीजेपी वहां पर खासकर दिल्ली और बंगाल में 3-3 सीट जीत पाई थी। लेकिन अब जब मोदी जी का ग्राफ भी गिर रहा है और उनकी पॉपुलैरिटी कम भी हो रही है, ऐसे में इस तरीके के रिजल्ट बंगाल से आना वो कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। तो केजरीवाल ने भी बड़े आरोप लगाए हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी धांधली है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा है कि दरअसल ये चुनाव ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी नहीं था, ये चुनाव ममता बनर्जी वर्सेस सेंट्रल आर्म फोर्सेज, चुनाव आयोग और 25 लाख जो वोटर काटे गए थे, ये उसके खिलाफ एक चुनाव था। तो कपिल सिब्बल ने भी बड़ा आरोप लगाया। वहीं लोग कह रहे हैं कि जब विपक्ष आरोप लगाता है कि ईवीएम खराब है या ईवीएम है हो सकती है, तो फिर विपक्ष चुनाव क्यों लड़ता है? ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कल ममता बनर्जी ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि मुझे मारा गया, पीटा गया, मेरे ऊपर लात बरसाई गई, तो सोचिए किस तरीके से उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। और दरअसल बीजेपी का जिस तरीके से बंगाल में जीत का जश्न मनाया गया है, सोचिए, ये लग रहा है कि जैसे कई सालों से बीजेपी भक्तों के अंदर एक ठसक थी और उसका बदला लिया जा रहा है। खबरें और तस्वीरें इतनी भयावह है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस बीच में कई ऐसी वीडियो भी फेक जो है वो वायरल की जा रही है बंगाल का बताकर। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया चूंकि दो धारी तलवार है, इसका फायदा भी और नुकसान भी है। तो कहीं ना कहीं मिसलीड और मिसगाइड करने के लिए भी ऐसी वीडियो सरफेस की जा रही है। वहीं एक पत्रकार ने लिखा है, हुमायूं कबीर, जिन पर आरोप था, जिनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था कि बीजेपी से 1000 करोड़ रुपया लिया है, उन्होंने कहा है कि सोचिए, हुमायूं कबीर दोनों सीटों से अपना चुनाव जीत जाते हैं, और वो भी एक जगह 50,000 से, एक जगह 25,000 से। तो इसका मतलब है, जबकि मुसलमान जो है वहां पर हुमायूं कबीर के खिलाफ थे, पूरा टीएमसी के समर्थन में मुसलमानों ने वोट दिया है, उसके बावजूद भी हुमायूं कबीर का जीतना बताता है और संदेह पैदा करता है ईवीएम पर। यह पत्रकार ने सवाल उठाया है। तो सोचिए, ममता बनर्जी आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और जिस तरीके से उन पर हमला हुआ, उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे धक्का मुक्की हुई है, मेरे साथ मारपीट की गई है, तो उसका क्या जवाब देने वाली है, आज वो जो है आपको पता चल जाएगा। वहीं क्या टीएमसी इस मैंडेट को मान लेगी? क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी की तमाम सांसदों ने आरोप लगाया कि 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर नतीजे और स्लो काउंटिंग हो रही है। सोचिए, ईवीएम इसलिए लाई गई थी ताकि उसमें जल्दी काउंटिंग हो जाती है, समय की बचत होती है, लेकिन रात को 8-10 बजे तक जो है नतीजे क्लियर नहीं हो पाए थे। तो ये क्या दर्शाता है, और ये सवाल भी खड़े करता है। वहीं टीएमसी की तमाम सांसद कह रही थी कि जिस तरीके से स्लो काउंटिंग हो रही है, और ऐसी कई सीटें हैं जहां पर काउंटिंग स्लो की जा रही है और उनके नतीजे जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं दिखाए जा रहे हैं। अभी भी अगर हम आपको दिखा दें, ये देखिए, ये 5 राज्यों के रिजल्ट हैं। इसमें देखिए लगभग हर स्टेट में 3 से 4 सीटों के नतीजे अभी भी नहीं आए हैं। बंगाल में 1 सीट फलता समझ में आता है, वहां पर चुनाव नहीं है, चुनाव दोबारा होगा 21 मई को। उसके अलावा 1 सीट और है जो अभी तक उसके नतीजे नहीं आए हैं। तो चुनाव आयोग वेबसाइट है, उसको अपडेट करना चाहिए, या फिर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों स्लो काउंटिंग करके और शुरुआत में ही टीवी पर आंकड़े दिखाकर, रुझान दिखाकर पहले ही माहौल बना दिया जाता है और फिर उसके बाद
तमाम जो है जो रिजल्ट है उसको मैनेज किया जाता है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। तो सोचिए, और जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि बंगाल में इतनी नफरत नहीं थी, बीजेपी के आने से ये हो गई, तो वो लोग सरासर गलत हैं। बंगाल में नफरत थी, लेकिन वो नफरती जो लोग थे वो ममता बनर्जी की वजह से खामोश थे, डर कर रहते थे, लेकिन अब उनको पूरा मौका मिल चुका है। सोचिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 6 महीने तक, चुनाव होने के बाद 6 महीने तक सेंट्रल फोर्सेज जो है वहां पर रहेंगी, लेकिन कल जिस तरीके से जश्न मनाया गया वो दिखाता है कि सब खामोश थे। क्या ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएपीएफ के जवानों को नहीं दिख रही थी? सीएपीएफ के जवान खड़े हुए हैं और बीजेपी के लोग सरेआम, सोचिए, टीएमसी के जो दफ्तर थे उनको निशाना बनाया गया, उसके साथ साथ तमाम जो सार्वजनिक स्थल थे या सरकारी संपत्ति थी उनको भी निशाना बनाया गया। तो ये बताता है कि दरअसल जैसे कहा जा रहा था कि बंगाल में गुंडागर्दी है, तो अब लोग लिख रहे हैं कि असली गुंडागर्दी तो अब आई है, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है। और ये सोचिए, ये ममता बनर्जी का एक डमी जो है उनका परेड निकाला जा रहा है। ये भक्त है, एक भक्त जो है वो ममता बनर्जी बना हुआ है और उसको चैन से बांधकर कैसे परेड निकाला जा रहा है, इस तरीके से महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। जो नारी वंदना की बात करते हैं उनकी असल हकीकत ये है, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। तो ममता बनर्जी आज जो है पूरे चुनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर बताने वाली है कि आखिर ये मैंडेट क्यों आया, कहां कमी हुई और आगे उनका क्या प्लान होगा। सोचिए, अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कुछ सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि ममता बनर्जी इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करेंगी, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन कुछ ही देर में ये तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी और जिस तरीके से मैंडेट आया है उस पर कई सारे सवाल खड़े करता है। सोचिए, बीजेपी और टीएमसी का जो वोट परसेंटेज है उसमें सिर्फ 4 से 4.5 का अंतर है, यानी कि टीएमसी को लगभग जो है वो 35-36% वोट मिला है, वहीं जो बीजेपी है उसको 40 के आसपास परसेंटेज वोट मिला है। सोचिए, 4 से 5% का फर्क है, यानी कि अगर इसका टोटल निकाला जाए तो वही होता है 30 लाख तक का वोट जो है समझ में आता है। और सोचिए, उससे पहले एसआईआर के नाम पर जो है वोटरों को वो काट दिया गया था, जिसका मामला ट्रिब्यूनल में था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट अगली बार डाल लीजिएगा। तो पूरी जो है ये सारी कैलकुलेशन लगाई जा रही है और क्या वो 27 लाख वोट जो है अगर डलते तो नतीजे कुछ और होते। इसके अलावा 100 सीटों पर ऐसे स्लो काउंटिंग करके भी नतीजे जो है मैनेज करने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं कि जो सूत्रों से खबर आ रही है कि ममता बनर्जी इस पर क्या रिएक्ट करेंगी, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन ममता को जिस तरीके से हरेस किया जा रहा है वो सवाल खड़े करता है। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में जैसे टीएमसी 15 साल वहां पर सरकार में रही, 3 बार की सरकार चलाई और वो अब उनको जाना पड़ा, बंगाल के लोगों का ये फैसला है। लेकिन इसी तरीके से बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सत्ता है वो हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन आएगा जब आप लोग भी इस सत्ता से हटेंगे, फिर सोचिए फिर आपके साथ जनता क्या करेगी। तो ये भी लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। इसलिए जुल्म उतना करो कि जितना बर्दाश्त कर सको। और मैं अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा देता हूं जो बंगाल से रिलेटेड हैं। जिस हुमायूं कबीर के स्टिंग ऑपरेशन से यह साबित हो गया था कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा था, वो हुमायूं कबीर दोनों सीटों से चुनाव जीत गया। एक सीट पर 57,000 से जीता, दूसरी सीट पर 27,000 से जीता। इस गणित को कौन डिकोड करेगा? सोचिए, हुमायूं कबीर दोनों सीट जीत गए हैं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। इस बार तमिलनाडु में एमके स्टैलिन अपनी सीट हार गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और असम में गौरव गोगोई अपनी सीट हार गए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 40% वोट मिला और असम में कांग्रेस को 39। इसके बावजूद पार्टी के दिग्गज अपनी सीट हार रहे हैं। जब बड़ा नेता अपनी सीट हारता है तो पूरी पार्टी का आत्मविश्वास घटने लगता है। बड़े नेताओं का चुनाव हारना अब आम बात होते जा रहा है। राहुल गांधी भी 2019 में अमेठी सीट हारे थे, लेकिन किसी भी दल ने कोई सबक नहीं लिया है। सोचिए, क्या ये एक रणनीति के तहत जो रीजनल पार्टियां हैं उनके हेड को हरवाने की कोशिश की जाती है? दिल्ली में केजरीवाल हारे, अब बंगाल में ममता बनर्जी हारी, तमिलनाडु में एमके स्टैलिन हारे, ताकि पार्टी का हौसला टूट जाए। तो ये भी लोग लिख रहे हैं। सोचिए,
अभी बंगाल में भाजपा को जीते हुए 24 घंटे भी नहीं बीते, लेकिन गुंडागर्दी और नफरत फैलना शुरू कर दिया है। भाजपा के गुंडों ने बंगाल में मस्जिद पारा रोड का नाम बदलकर नेताजी पाली रोड कर दिया है। ऐसे लोगों को गुंडा ही कहा जाएगा जो अपनी किस्मत बदलने की बजाय नाम बदलने निकले हैं। तो सोचिए, वहां के नतीजे आने शुरू हो गए। सोचिए, शुभेंदु अधिकारी का जो बयान आया है वो बहुत खतरनाक है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, मुझे हिंदुओं ने वोट दिया तो मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। अब इनसे सवाल है, अगर ये बंगाल के मुख्यमंत्री बनते हैं तो संविधान के ऊपर हाथ रखकर क्या शपथ लेंगे? कैसे कहेंगे कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा? क्या ऐसा कहने की इजाजत भी होगी? शुभेंदु अधिकारी ने खुले तौर पर कहा है कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। और सोचिए, बंगाल में इंडिया ब्लॉक के कुल वोट 48%, एनडीए ब्लॉक के कुल वोट 45%, फिर भी नतीजे बीजेपी 200 पार, विपक्ष की हार। लेफ्ट और कांग्रेस को वोट देने वाले 8% वोटर इतने बड़े भाजपा विरोधी है कि उसकी सबसे बड़ी लहर में भी बीजेपी की तरफ वोट न देकर अपनी मुर्दा पड़ी पार्टी को दिया। गठबंधन होता तो तमाम नाराजगी के बावजूद ये वोट एक साथ पड़ता, मगर यही बात चुनाव के पहले कौन सुनता है। इंडिया ब्लॉक जब से बना है ऐसे ही फ्रॉड यूनिटी दिखा रहा है। हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, बंगाल जैसे 5-6 राज्य तो इसी वजह से गंवा चुके हैं। सोचिए और देखिए, अब ईवीएम का अगला टारगेट केरला होगा। रणविजय लिखते हैं 2031 में 36 से 40 सीट, 2036 में 100 के आसपास। भले ही वहां की जनता कम्युनल ना हो, भले ही वहां के लोग पढ़े लिखे लोगों को चुनते हो, भले ही ग्राउंड पर कोई पार्टी को पसंद ना करे, इसके बाद भी ये पैटर्न बनेगा ताकि दिखाया जा सके कि बहुत मेहनत की है, लोकतांत्रिक तरीके से सब हुआ है। लेकिन असल में एक ही वजह है, ईवीएम। तो रणविजय ईवीएम पर सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, यही खेल जो है 2021 में बीजेपी ने बंगाल में किया था। वहां पर 85 सीटें जीती, लेकिन इस बार पूरा प्रचंड बहुमत के साथ, ताकि लोग सवाल भी ना उठा सके। तो ये भी एक पैटर्न है और इसी को साउथ में भी आजमाने की कोशिश होगी। टीएमसी बंगाल में खत्म नहीं हुई है। टीएमसी ने बंगाल में 40 से ज्यादा वोट हासिल किया है। बीजेपी 45 वोट हासिल कर टीएमसी को 4.5% वोट मार्जिन से हराया है। योगेंद्र यादव भी चुनाव से पहले बार बार कह रहे थे, पूरा बंगाल चुनाव 4 से 5 अंतर के बीच का खेल है। अगर बीजेपी ने इस अंतर को किसी तरह पार दिया तो टीएमसी चुनाव हार सकती है। न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन ने कल कहा, 70 से 80 सीटें ऐसी थी जहां टीएमसी 2021 में जिस अंतर से चुनाव जीती थी, एसआईआर में उससे ज्यादा वोट काट दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, कैसे तय होगा कटने वाले वोट सभी टीएमसी के थे? ये आरोप चुनाव से पहले डिटेल में क्यों नहीं लगाया गया? हारने के बाद ईवीएम और चुनाव आयोग पर रोना क्या ठीक है? जब भरोसा ही नहीं था, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था। तो ये लोग सवाल उठा रहे हैं। और केजरीवाल ने लिखा है, जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीट आई, उस दिल्ली और पंजाब को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। तो ये है। और सोचिए, संजय राउत शिवसेना के जो नेता हैं, उन्होंने कहा है, ममता बनर्जी ने चुनाव के पहले राहुल गांधी के साथ बैठक कर ली होती तो आज परिणाम दूसरे होते। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, विपक्ष के सारे नेता ईवीएम में गड़बड़ी, चुनाव में धांधली हो रही है। जब आप जानते हैं ये सब हो रहा है, फिर चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? चुनावों का पूरी तरीके से बहिष्कार कीजिए, क्योंकि ऐसे तो आप उनके ही बनाए जाल में फंस रहे हैं। चुनाव परिणाम से मैसेज मजबूती से जाएगा, ये मैसेज कि चुनाव में धांधली हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। रणविजय ये सवाल उठा रहे हैं। और सोचिए, संजय राउत कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से गठबंधन किया होता, लेफ्ट से गठबंधन किया होता, तो शायद नतीजे कुछ और होते। लेकिन विपक्ष के तमाम पार्टी एक दूसरे की शकल देखना पसंद नहीं करती। सोचिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता टीएमसी की हार पर जश्न मना रहे। राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि भाई आप खुश मत होइए, ये किसी पार्टी की हार से ज्यादा ये भारत देश के लिए जरूरी है, क्योंकि इंडिया, भारत को बचाना बहुत जरूरी है। ये उसके लिए खतरनाक है जिस तरीके से बंगाल और असम में मैंडेट को चुराया गया है। तो सोचिए, इनकी जो तमाम ओपोजिशन की पार्टियां हैं, इनकी सबकी अपनी अना है, इनका सबका अपना अपना एरोगेंस है। ये लोग बातचीत नहीं करते। अब जो है 2027 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहीं बीजेपी सबसे गठबंधन करती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी और तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं, क्या वो गठबंधन कर साथ चुनाव लड़ेंगी? नहीं लड़ेंगी। लेकिन बीजेपी वहां पर भी गठबंधन करती है। सोचिए,
जयंत चौधरी हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, तो कई सारे लोगों को बीजेपी साथ लेकर चलती है। वहीं टीएमसी अपने अना में अकेले चुनाव लड़ी, नतीजा ये हुआ अगर देखा जाए ओवरऑल तो इंडिया ब्लॉक को ज्यादा वोट मिले हैं परसेंटेज के हिसाब से और एनडीए ब्लॉक को कम मिले हैं, लेकिन फिर भी सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। तो आने वाले टाइम में अगर तमाम पार्टियों ने सबक नहीं लिया इससे तो फिर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम पर जो सवाल उठा रहे हैं उसको सिर्फ सवाल नहीं उठाना, या तो आप चुनाव में मत जाइए या फिर चुनाव में जा रहे हैं तो फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, सोचिए। और ममता बनर्जी आज 4 बजे क्लियर करेंगी कि वो मैंडेट मानेंगी, इस्तीफा देंगी या क्या करेंगी। और कल जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, आरोप लगाया गया कि उनके ऊपर लात जूते घूसे बरसाए गए हैं, उसका क्या जवाब देंगी? और क्या टीएमसी के समर्थक बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पलटवार करेंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आज थोड़ी देर में वो तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।